Hello and welcome back. So let's discuss the part 1 of your December 2024 पेपर. ठीक है, ये आपका दिसंबर 2024 में पेपर हुआ था और ये उसका पार्ट 1 है. इसमें जो पेपर है आपका ये बेसिकली 2 घंटे का होता है और 50 मार्क्स का होता है. ठीक है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका उसमें आपको 300 वर्ड्स लिखने होते हैं, ये देख लो. और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, तो जो भी मैंने आंसर कराए हैं वो इसी को देख के कराए हैं, मतलब 150 और 300 वर्ड्स के मैंने करा दिए हैं. ठीक है, चलो चलते हैं आगे. इसमें 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. कौन कौन से? सबसे पहला है एथनोग्राफी पे आपको नोट लिखना है और टूरिज्म पे सबसे पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे. बाकी फिर ये 3 क्वेश्चंस हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सेक्शन बी दूसरी वीडियो में हम कवर कर लेंगे. राइट अ नोट ऑन एथनोग्राफी एंड टूरिज्म. सो एथनोग्राफी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है जो एंथ्रोपोलॉजी में यूज़ होता है. बेसिकली जो किस लिए यूज़ होता है ये, ताकि आप लोगों के या फिर किसी ग्रुप के कल्चर को, उनकी प्रैक्टिसेस को और उनके बिहेवियर को स्टडी कर सको बाय इमर्सिंग वनसेल्फ इन देयर डेली लाइफ. मतलब उनकी डेली लाइफ में ही उनके साथ रह के उनके बारे में समझना, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस और उनके बिहेवियर के बारे में समझना ही कहलाता है आपका एथनोग्राफी. ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है आपकी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को, इंटरव्यूज़ को और अपने एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करने में, ताकि आप डीप इंसाइट्स गेन कर सको. तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में कैसे कि आप मान लो किसी एरिया को आपको जानना है कि ये एरिया कैसा है, तो वहाँ पर आप कुछ पार्टिसिपेंट्स को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे. ठीक है, फिर ऐसे ही रैंडम लोगों का आप इंटरव्यूज़ लोगे, उनकी राय जानोगे. और तीसरा, आप जो आपने अपने परसेप्शन बनाई है या फिर जो आपने बिहेवियर देखा है उनका, तो उसका एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करोगे. ठीक है, ताकि आप डीप इंसाइट को गेन कर सको. देन यू हैव एथनोग्राफी इन कंटेक्स्ट ऑफ टूरिज्म. अगर हम एथनोग्राफी देखें टूरिज्म के कंटेक्स्ट में, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका अंडरस्टैंडिंग होस्ट कम्युनिटी. सो एथनोग्राफी आपकी हेल्प करती है टूरिज़्म को स्टडी करने में कि कैसे जो टूरिज़्म है आपका वो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ होस्ट कम्युनिटी की इफ़ेक्ट करता है. एग्जाम्पल है, जैसे आपके हिमालयन विलेज में कोई एथनोग्राफर रह रहा है तो वो ऑब्ज़र्व करेगा कि जो ट्रैकिंग टूरिज़्म है उसके थ्रू क्या चेंजेस आए हैं लोगों के लाइफस्टाइल में. देन यू हैव टूरिस्ट बिहेवियर स्टडीज़. ये बेसिकली हेल्प करता है एनालाइज करने में टूरिस्ट की मोटिवेशंस को, एक्सपीरियंस को और इंटरेक्शन को. एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमने गोवा में बैकपैकर्स की स्टडी की ये समझने के लिए कि इनकी प्रेफरेंस लोकल गेस्ट हाउस पे ज़्यादा क्यों है ओवर लग्जरी होटल्स. ठीक है, फिर आता है आपका इम्पैक्ट असेसमेंट. इसमें बेसिकली एथनोग्राफर्स लोकल परसेप्शंस ऑफ टूरिज़्म डेवलपमेंट को कैप्चर करते हैं. मतलब कि जो टूरिज़्म की डेवलपमेंट है क्या वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे रही है या फिर उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, उनकी बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स को बताते हैं. एग्जाम्पल देखो, जैसे एक रिसर्च हुई लद्दाख में जिसने बताया कि जो टूरिज़्म है उसने लद्दाख में इनकम तो जनरेट करी है, लेकिन साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस भी हुए हैं. वेस्ट भी क्रिएट हुआ है बहुत ज़्यादा और वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए हैं. देन यू हैव डिटेल्ड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग. सो जब हमने क्लोज ऑब्जर्वेशन करी तो एथनोग्राफी जो है वो रिकॉर्ड करती है आपके क्या कल्चरल परफॉर्मेंसेस को, रिचुअल्स को और आर्ट फॉर्म्स को और डेली प्रैक्टिसेस जो कि टूरिस्ट के द्वारा एक्सपीरियंस की जाती हैं. एग्जाम्पल देखो, अगर हम जैसे कि इन्होंने हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में जो होता है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करी, तो इन्होंने क्या पाया वहाँ पर कि उन्होंने ये स्टडी किया कि हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड टू टूरिस्ट एंड हाउ लोकल व्यू इट्स कमोडिफिकेशन. कि ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये टूरिस्ट के सामने कैसे दिखाया जाता है और लोकल लोग इसको कैसे बनाते हैं और एज अ कमोडिफिकेशन, मतलब इसको कमोडिफाई करके लोकल्स जो हैं वो टूरिस्ट के सामने कैसे दिखाते हैं. ठीक है, देन यू हैव पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन.
जो रिसर्चर है आपका, वो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता है, पार्टिसिपेट करता है एज एन इनसाइडर, मतलब अपना बन के ही उनके साथ में रहता है, ताकि वो एक ऑथेंटिक नॉलेज को, उस एक सच्ची नॉलेज को गेन कर सके। एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे कि आपने डेज़र्ट कैमल सफारी को ज्वाइन किया है टू अंडरस्टैंड कि कैसे जो आपके गाइड्स हैं वो राजस्थानी कल्चर फॉर टूरिस्ट के लिए मतलब क्या इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। फिर रिकॉर्ड एमिक और एटिक व्यूज़, ये सारी चीज़ें लिख के आनी है आपको। ये वाला है रिकॉर्डिंग एमिक एंड एटिक व्यूज़। एमिक व्यू क्या होता है आपका, कि ये होता है आपका इनसाइडर पर्सपेक्टिव, कि जो होस्ट कम्युनिटी के व्यू हैं, जहाँ पर आप जाते हो घूमने और लोग जो वहाँ रहते हैं उसे होस्ट बोलते हैं, तो उनके व्यूज़ क्या हैं। और एक होता है आपका एटिक व्यू, कि आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव क्या है। आउटसाइडर कौन हो गया यहाँ पर, रिसर्चर हो गया, कि रिसर्चर का व्यू क्या है टूरिज्म को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके, तो वो होता है एटिक व्यू। एथनोग्राफी जो होता है ना, वो दोनों के व्यूज़ को कंबाइन करके एक बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका स्टडिंग टूरिज्म कमोडिफिकेशन। ये बेसिकली हेल्प करता है ये एनालाइज करने में कि कैसे जो लोकल ट्रेडिशंस हैं उनको पैक करके टूरिस्ट के सामने एज अ प्रोडक्ट दिखाया जाता है या बेचा जाता है, या ठीक है। देन एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कथकली परफॉर्मेंस होती है केरला में, उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है ताकि जो वो टूरिस्ट के टाइमिंग्स हैं और उनके अंडरस्टैंडिंग है उसको सूट कर सके, ठीक है। फिर आते हैं आपके एथनोग्राफी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। ये बेसिकली इंसाइट प्रोवाइड करती है प्लानिंग टूरिज्म के लिए, दैट रिस्पेक्ट्स लोकल कल्चर इन्वायरमेंट और ट्रेडिशंस, जो कि आपके लोकल कल्चर इन्वायरमेंट और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है। एग्जाम्पल देखो कि जो एथनोग्राफिक स्टडीज़ हैं इको टूरिज्म की सिक्किम में, ठीक है, ये आपकी गाइडिंग पॉलिसी है आपकी जो फॉरेस्ट है और लाइवलीहुड है उसको प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। फिर है आपका टूरिस्ट गेज एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन। एथनोग्राफी एक्सप्लोर करती है कि कैसे होस्ट आप जो है आप जो टूरिस्ट के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ताकि वो टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस को मैच कर सके। कभी कभार इसकी वजह से स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी भी हो जाती है, मतलब जो सच नहीं है वो भी ऐसा दिखाया जाता है, या फिर तोड़ मरोड़ के अपने कल्चर को या फिर अपने रिचुअल को दिखाया जाता है टूरिस्ट के सामने, ठीक है, अपने बिहेवियर को, किसी चीज़ को भी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ट्राइबल डांसेस जो डेली टूरिस्ट के सामने दिखाए जाते हैं उड़ीसा में, इसमें जो रिचुअल्स है ना, वो जो सीक्रेट माने जाते हैं लोकल्स के लिए, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको हटाया जाता है, फिर लोगों के सामने दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेज ऑथेंटिसिटी दिखाई जाती है, मतलब कि होता सच है पर उसको स्टेज करके दिखाना, उसमें कुछ ऑल्टरेशन या फिर चेंजेस करके सामने दिखाना। देन एथनोग्राफी ऑफ टूरिज्म वर्कर्स। तो ये इसमें क्या है, ये आपके गाइड्स को, होटल स्टाफ्स को, आर्टिसंस को, वेंडर्स को क्या करती है, स्टडी करती है ये समझने में कि उनकी लेबर कंडीशंस कैसी हैं और जो कल्चरल मीडिएशन रोल है वो क्या है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपके वाराणसी में गाइड है, वो हिंदू रिचुअल्स एक्सप्लेन कर रहा है फॉरेन टूरिस्ट को बाय सिंप्लीफाइंग एंड ऑल्टरिंग मीनिंग फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो फॉरेन टूरिस्ट को सिंप्लीफाई करके अपना हिंदी रिचुअल्स को बताता है, अपने मीनिंग को सिंप्लीफाई करके ताकि उनके लिए समझना आसान हो सके। देन इट इज़ आगे पॉइंट देखो, यूज़ ऑफ मल्टीपल मेथड्स। ऑब्जर्वेशन के अलावा एथनोग्राफी और भी मेथड्स यूज़ करती है, जैसे कि इंटरव्यूज़ हो गए, फोटोग्राफी हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग है, एनालिसिस और सोवेनिर्स है, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ डॉक्यूमेंट टूरिज्म। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क। जो आपका एथनोग्राफी है ना,
वो रिक्वायर करती है एक्सटेंडेड स्टे को, ताकि आप ट्रस्ट बिल्ड कर सको और अंडरस्टैंड कर सको कि क्या नुएंसेस जो है वो क्रिएट हो रही है एक पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल, एक ईयर लॉन्ग स्टडी इन राजस्थानी विलेज टू सी सीजनल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म, मतलब एक ईयर लॉन्ग स्टडी राजस्थान विलेज में जो लोग करते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि जो सीजनल इम्पैक्ट है टूरिज्म का वो क्या पड़ रहा है। ठीक है। एथनोग्राफी के एग्जाम्पल्स हैं टूरिज्म रिसर्च में, जैसे कि डीन मैककेनल की स्टडी 1976 में, इन्होंने एनालाइज किया टूरिस्ट की सर्च को उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए यूजिंग एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन इन वेरियस डेस्टिनेशंस। नेल्सन ग्रैबन के वर्क ने आर्ट एंड टूरिज्म को स्टडी किया अमंग इनुइट, शोइंग कैसे टूरिज्म अपने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को ऑल्टर करती है। थर्ड पॉइंट इज स्टडीज़ इन केरला, इन्होंने शो करा कि जो होम स्टे टूरिज्म है वो जो इंटीग्रेट करता है टूरिस्ट को इनटू फैमिली लाइफ, क्रिएटिंग न्यू कल्चरल एक्सचेंजेस। फिर कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो एथनोग्राफी है ये एक क्रूशियल है आपका टूरिज्म स्टडीज़ में, क्योंकि ये रिच, इन डेप्थ और कल्चरली सेंसिटिव इंसाइट प्रोवाइड करता है। ये प्लानर्स को, एंथ्रोपोलॉजिस्ट को और टूरिज्म डेवलपर्स को हेल्प करता है समझने में जो रियल इम्पैक्ट है वो, और ये होस्ट और गेस्ट की रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है उनकी कल्चरल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करते हुए। फिर आता है आपका डिस्क्राइब इको टूरिज्म एंड नेचर ऑफ टूरिज्म विद सस्टेनेबल एग्जांपल्स, ये फिर सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है। इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है? इको टूरिज्म का मतलब होता है, या फिर हम कह सकते हैं इको टूरिज्म रेफर्स टू, ये एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल होता है उन नेचुरल एरियाज़ पे जो इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन करते हैं और लोकल लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। उस एरिया पे जब आप विज़िट करते हो ऐसे एरियाज़ पे, दैट इज़ नोन एज इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म बेसिकली फोकस करता है सस्टेनेबिलिटी पे, कंजर्वेशन, एजुकेशन और कम्युनिटी बेनिफिट पे। की करेक्टरिस्टिक्स क्या है इको टूरिज्म के? पहला है आपका इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, ये बेसिकली जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना नेचर पे इको टूरिज्म का वो बहुत ही कम है। ठीक है। मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव बहुत ही कम पड़ता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सफारी है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, इनको इस तरीके से कराया गया है कि रेगुलेट किया गया है ताकि जो लोकल हैबिटेट है राइनोज़ का उसको प्रोटेक्ट कर सके, और साथ साथ आप सफारी भी कर लो और राइनोज़ को नुकसान भी ना पहुँचे। फिर आता है आपका एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये बेसिकली इन्वॉल्व करता है इकोसिस्टम के बारे में लर्न करने में, फ्लोरा फौना और उनकी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को लर्न करना। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आप गाइडेड नेचर वॉक्स होती हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में, तो उसमें जब आप गाइडेड वॉक करते हो तो गाइड्स जो हैं आपको बताते रहते हैं। ठीक है। और वो एजुकेट करते रहते हैं टूरिस्ट को ट्रॉपिकल बायोडाइवर्सिटी के बारे में। फिर आता है आपका कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं वो आपके इन्वॉल्व होती हैं गाइड्स के तौर पे, होस्ट और सर्विस प्रोवाइड के तौर पे, तो ताकि इनकम भी उनकी जनरेट हो सके। ठीक है। सो जो ये गाइड्स और होस्ट मिलते हैं ना आपको वहाँ पर, वो लोकल कम्युनिटीज़ ही होती हैं जो वहाँ रहती हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कोनोमा विलेज है नागालैंड में, ये इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रैक्टिस करता है जहाँ पर जो विलेज काउंसिल है ना वो मैनेज करती है विजिटर की एक्टिविटीज़ को। फिर आता है आपका कंजर्वेशन ओरिएंटेड, जो आपका टूरिज्म रेवेन्यू का पार्ट है, ये आपका जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या फिर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एंट्री फ़ी है जो पेरियार नेशनल टाइगर रिजर्व केरला में, ये आपके टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको सपोर्ट करती है। फिर है आपका लो इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर,
लो इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जैसे वहाँ पर इको लॉजेस बना दिए, टेंट्स बना दिए, होम स्टेज बना दिए, इंस्टेड कि वहाँ बड़े बड़े होटल्स बनाए जाएं। तो इससे क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल डैमेज है ना वो कम हो जाता है। फिर एग्जाम्पल देखो इको टूरिज्म का इंडिया में क्या क्या आ जाता है। पहला है आपका सुंदरबन वेस्ट बंगाल, मॉलिनॉग मेघालय। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में देखो ये क्या होता है, यहाँ पर मैंग्रोव इको टूर्स होते हैं, ताकि आप टाइगर्स को ऑब्जर्व कर सको, क्रोकोडाइल्स को, मैंग्रोव इकोलॉजी को ऑब्जर्व कर सको विद लोकल बोटमैन। मतलब वो आपको बोट में बिठा के लेके जाएंगे, आप मैंग्रोव फॉरेस्ट को भी देख सकते हो, और फिर क्रोकोडाइल्स, टाइगर्स, इन सब को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। फिर मॉलिनॉन्ग मेघालय में, ये आपका एशिया का क्लीनेस्ट विलेज इसको प्रमोट किया गया है, और ये इको टूरिज्म एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है, क्लीनलीनेस और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए। नेचर ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म का नेचर कैसा है आपका इस इको टूरिज्म का। तो टूरिज्म एज अ सोशल फिनोमिना अगर हम देखें, ये इन्वॉल्व करता है लोगों के मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अपने रेजिडेंस से टू अदर प्लेस फॉर लेजर, बिजनेस या पिलग्रिमेज। पीपल जो लोग विजिट करते हैं जैसे वाराणसी फॉर रिलीजियस टूरिज्म। तो ये देखो ये नेचर ऑफ टूरिज्म है, इको टूरिज्म का नेचर नहीं है, ये टूरिज्म का नेचर है। ठीक है, फिर आता है आपका टूरिज्म एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। टूरिज्म जो है ना वो आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज एंड इनकम फॉर लोकल इकोनॉमीज। देखो आपको इको टूरिज्म के बारे में बताना था यहाँ पर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर एंड नेचर ऑफ टूरिज्म के बारे में बताना है। ठीक है, सेकंड पार्ट ये आपका नेचर ऑफ टूरिज्म के बारे में बताना है एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ से आपका नेचर ऑफ टूरिज्म सेकंड पार्ट स्टार्ट है। टूरिज्म एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज प्रमोट करता है, और इनकम जनरेट करता है लोकल इकोनॉमीज़ के लिए। जैसे गोवा की जो इकोनॉमी है वो हैविली डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, क्योंकि वहाँ पर होटल्स, रेस्टोरेंट, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह चलते हैं। तो ये हैविली डिपेंडेंट है आपके टूरिज्म के ऊपर। टूरिज्म एज अ कल्चरल एक्सचेंज, ये आपका एनेबल करता है आइडियाज़ को, ट्रेडिशंस को और कल्चरल प्रैक्टिसेस को टूरिस्ट और होस्ट कम्युनिटीज़ के बीच में। एग्जाम्पल देखो, जो टूरिस्ट आपके पुष्कर कैमल फेयर को अटेंड कर रहे हैं राजस्थान में, वो आपके क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पर, लोकल म्यूज़िक, डांस, उनका कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब चीज़ों को। टूरिज्म एज अ सर्विस इंडस्ट्री, ये आपका इंक्लूड करता है हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल एजेंसीज एंड टूर ऑपरेशंस, जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट को। फिर आता है आपका टूरिज्म एज अ प्रोडक्ट। टूरिज्म को ना एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जाता है, आपको भी पता है, एक पैकेज ऑफ एक्सपीरियंसेस की तरह बेचा जाता है, इंक्लूडिंग ट्रैवल, स्टे, फूड और एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल देखो, जैसे पैकेज टूर्स बनते हैं आनंदम आइलैंड्स के लिए, ठीक है, जिसमें फ़्लाइट्स, होटल्स और वाटर पार्क्स वगैरह, स्पॉट्स वगैरह कवर होते हैं। टूरिज्म एज अ साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, सो टूरिज्म जो है ना वो आपकी रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, आपको एडवेंचर प्रोवाइड करता है, कुछ थ्रिलिंग, देन स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी वो प्रोवाइड करता है, रिक्रिएशन प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हिमालयाज़ में ट्रैकिंग करना एडवेंचर सीकर्स के लिए, तो ये क्या बन गया आपका, एडवेंचर के उसमें बन गया। बोध गया जाना स्पिरिचुअल पीस के लिए, तो उससे स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो गई आपकी। टूरिज्म एज अ कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री, अब टूरिज्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, बिकॉज ये बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। टूरिस्ट हो गए, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर्स है और एनजीओज़ हैं। एग्जाम्पल देखो, जो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट है सिक्किम में, ये आपका इन्वॉल्व करता है टूरिज्म डिपार्टमेंट्स को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को और लोकल कोऑपरेटिव्स को। देन यू हैव टूरिज्म एज अ स्पेशल एक्टिविटी, ये बेसिकली क्रिएट करता है फ्लो ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज बिटवीन
होम कंट्री एंड टूरिस्ट स्पॉट्स, ठीक है। ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में फ्लो ऑफ पीपल को क्रिएट करता है और रिसोर्सेज को, ठीक है। टूरिज्म एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल टूरिज्म बेसिकली इंक्लूड करता है इको टूरिज्म को, जो इंश्योर करता है नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज प्रिजर्व रह सके फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। एग्जाम्पल देखो कि जो आपका वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहाँ पर नंबर ऑफ टूरिस्ट का जो विजिटर्स हैं उसको कम कर दिया जाए, ताकि जो आपके अल्पाइन मीडोज़ हैं उसको आप प्रोटेक्ट कर सको, ठीक है। देन कंक्लूजन क्या निकलता है, इको टूरिज़्म ये एक सस्टेनेबल टूरिज़्म का टाइप है जो कि फोकस करता है आपका नेचर कंजर्वेशन पे और कम्युनिटी बेनिफिट पे। नेचर ऑफ टूरिज़्म अक्सर देखा गया है कि ये मल्टी डायमेंशनल है, जो इन्वॉल्व करता है आपका सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को, जो दोनों ही कंसेप्ट्स हैं आपके, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके टूरिज़्म की डेवलपमेंट को, जो कि रिस्पॉन्सिबल, एथिकल और बेनिफिशियल है होस्ट और टूरिस्ट के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजियस साइट्स एंड नेचर पार्क्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ये आपको बताना है कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजियस साइट्स एंड नेचर पार्क्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। सो कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजियस साइट्स का मतलब क्या है? कमोडिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस जिसमें आप कल्चरल, रिलीजियस और नेचुरल साइट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो, ऐसा प्रोडक्ट जो सेल के लिए या फिर कमर्शियल कंजम्पशन हो टूरिस्ट के लिए, ठीक है। सो आई होप कमोडिफिकेशन का मतलब आपको समझ आ गया। ऑलरेडी हम सारी वीडियोस में कमोडिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब की पॉइंट्स क्या हैं इसके, कि रिलीजियस साइट्स एज अ टूरिज्म प्रोडक्ट। अब सेक्रेड साइट्स को इस तरीके से प्रमोट किया जाता है एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शंस की फॉर्म में, जो कि फोकस शिफ्ट करती है स्पिरिचुअल पर्पस से इकोनॉमिक गेन की तरफ। एग्जाम्पल देखो, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल है जम्मू में, वो मैनेज किया जाता है लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ के द्वारा। कैसे? ताकि आप मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स को हैंडल कर सको, जो कि इसको एक रिलीजियस टूरिज्म हब बनाता है, ठीक है। फिर आता है आपका कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जो आपके रिलीजियस रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं, इसको टूरिस्ट के सामने इस तरीके से शो किया जाता है कि अपना जो सेक्रेड मीनिंग है ना वो उसको खो देता है कभी कभार। एग्जाम्पल देखो, जो वाराणसी में गंगा आरती होती है, तो वहाँ पर हमारे पास टिकट्स होती हैं बैठने की टूरिस्ट के लिए, ठीक है, जो कि आपके स्पिरिचुअल जो रिचुअल है ना उसको कैसा सिर्फ एक मात्र स्पेक्टेकल की तरह बना देती है, मतलब कि हाँ भाई देखने के लिए है, पर उससे जो स्पिरिचुअल जुड़ाव होना चाहिए ना वो ख़त्म हो जाता है कहीं ना कहीं। फिर आती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। होटल्स, शॉप्स, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ये आपकी डेवलप हो जाती हैं रिलीजियस साइट्स के अराउंड टू केटर टू टूरिस्ट, लीडिंग टू अर्बनाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, ये आपका सराउंड है आपका लॉजेस से, ईटरीज से और सोवेनियर शॉप से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो जाती है, मतलब आपके एरिया के अराउंड। देन यू हैव सेल ऑफ रिलीजियस सोवेनिर्स। अब जब भी आप कभी मंदिर घूम के आते हो या मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी बाहर, तो वहाँ पर आपको सोवेनिर्स मिलते हैं, आइडल्स मिलते हैं, इमेजेस मिलती हैं, प्रेइंग आइटम्स मिलते हैं, रिलीजियस बुक्स मिलती हैं टूरिस्ट को अपने प्रॉफिट के लिए बेसिकली, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे पशुपतिनाथ टेम्पल है आपका नेपाल में, यहाँ पर इसके बाहर शॉप्स मिलेंगी आपको जो रुद्राक्ष बेचती हुई मिलेंगी, शिव जी की मूर्तियाँ बेचती हुई मिलेंगी, और क्या मिलेंगी, बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग्स बेचती हुई। इम्पैक्ट क्या है रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे इसका, रिचुअल्स जो है ना वो बहुत कभी कभार क्या हो जाता है, उनको छोटा कर दिया जाता है या फिर ऑल्टर कर दिया जाता है, या बार बार उसको रिपीटेडली परफॉर्म किया जाता है टूरिस्ट के कन्वीनियंस के लिए, और जिसकी वजह से उसकी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो इफ़ेक्ट होती है। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो आपको भी पता है कि जो टूरिज़्म है वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है
प्रीस्ट, गाइड्स, वेंडर्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स वगैरह के लिए। तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है, इनकम जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। देन वी हैव इश्यूज ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड सेंसिटी। ओवर कमर्शलाइजेशन कभी कभार क्या करती है, डिवोटीज को ऑफेंड कर देती है, जो स्पिरिचुअल सेंसिटी जिनको लगता है कि उनकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कि होली गंगा वाटर जैसे जो बेचते हैं एज अ सोवेनर्स, ये रेज करता है कंसर्न्स को ऑफ कमोडिफाइंग नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब आप गंगा वाटर को जब आप बॉटल में बेचते हो ना, तो ये आपकी क्या कमोडिफिकेशन को शो करता है। कमोडिफिकेशन ऑफ नेचर पार्क्स, ये सेकंड पार्ट आ गया है आपका। मीनिंग क्या है, नेचुरल लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को टूरिज्म प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके, टर्न करके उनको एज अ एक्सपीरियंस, सर्विस या फिर इमेज की फॉर्म में सोल्ड करना, सेल करना, उसी को कहेंगे कमोडिफिकेशन। अब रिलीजियस पार्क की कमोडिफिकेशन में क्या होता है, नेचर एज अ कमोडिटी, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेचर रिजर्व्स, इनको क्या करा जाता है, पैक करा जाता है एज टूरिज्म अट्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ये आपको जीप सफारीज ऑफर करता है और आपकी मार्केटेड इस तरीके से मार्केट किया जाता है इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कि ये एक क्या है, टाइगर साइटिंग टूर है। ठीक है, देन यू हैव डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इको लॉजेस हो गए, आपके डेक्स हो गए, सफारी रूट्स हो गए और टिकट काउंटर्स हो गए, ये बनाए जाते हैं टूरिस्ट की कन्वीनियंस के लिए। फिर वाइल्ड लाइफ शोज एंड सफारीज, वाइल्ड लाइफ को ना एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट की तरह। इसमें उसमें क्या है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, ये आपकी एलिफेंट सफारीज को प्रमोट करता है या फिर ऑफर करता है, जहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो हाथी के ऊपर बैठ के जाते हैं और राइनोसिरस को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। देन यू हैव इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सो इसमें क्या होता है, एंट्री फ़ी हो गई, आपके गाइडेड टूर्स हो गए, तो गाइड्स वगैरह की इनकम है, आपके अकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, ये रेवेन्यू जनरेट करती है पार्क की मैनेजमेंट के लिए और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए। देन यू हैव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कमोडिफिकेशन ये ऑफन ये लीड करती है पॉल्यूशन में, डिस्टर्बेंस टू वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट डी जनरेशन इफ़ सस्टेनेबली उसको मैनेज नहीं किया गया तो। Then you have marketing of wilderness experience. ट्रैवल कंपनीज एडवर्टीज करती हैं पार्क्स को एज प्रिस्टीन वाइल्डरनेस, जो कि क्रिएट करती है रोमांटिसाइज इमेज टूरिस्ट के लिए। ठीक है, देन यू हैव एजुकेशन एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इसका कि पार्क जो हम विजिट करते हैं ना, वो हमें अवेयरनेस, हमारे पास अवेयरनेस क्रिएट करती है कंजर्वेशन के लिए और फंड्स जनरेट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। देन यू हैव चेंजिंग लोकल रिलेशनशिप विद नेचर, लोकल जो है ना मे बिगेन टू सी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मोर एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज देन कल्चरल एंड इकोलॉजिकल एसेट। जो लोकल लोग हैं वो वाइल्ड लाइफ को इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह देखने लग जाते हैं रादर देन कल्चरल या फिर इकोलॉजिकल एसेट की तरह, एक पैसे कमाने का जरिया समझते हैं वो वाइल्ड लाइफ को। देन लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी, टूरिज़्म जो है ना वो आपका डिमांड करता है, मतलब जो टूरिज़्म की डिमांड है ना कुछ टाइम बाद ऑल्टर करती है नेचुरल रिदम्स को। एग्जांपल देखो कि जो फिक्स सफारी टाइमिंग्स हैं वो एनिमल की मूवमेंट को कभी कभार रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क है राजस्थान में, जहाँ पर टाइगर सफारीज जो है वो हाईली कमर्शलाइज होती हैं और टूरिस्ट बहुत सारा हाई प्राइस पे करते हैं फोटोग्राफी टूर्स वगैरह के लिए। ठीक है, कंक्लूजन है आपका कि कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजियस साइट्स ये बेसिकली ट्रांसफॉर्म करती है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को टूरिज्म प्रोडक्ट्स में, जो कि ऑथेंटिसिटी को इफ़ेक्ट करती है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़
को भी क्रिएट करती है। कमोडिफिकेशन ऑफ नेचर पार्क्स जो हैं ये आपके नेचर को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि कंजर्वेशन को तो बेनिफिट पहुंचाते हैं अगर सस्टेनेबली मैनेज किया जा सके, पर इन्वायरमेंटल डैमेज और कल्चरल शिफ्ट भी इसमें देखा गया है। फिर आगे चलो, एग्जाम्पल ऑफ कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजियस साइट्स, जैसे वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू में, गंगा आरती वाराणसी में, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। वैष्णो देवी टेम्पल जो जम्मू में है, इसमें क्या है, लार्ज स्केल फैसिलिटीज़ जैसे कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज, पॉनी राइड्स, बैटरी कार्स, ऑनलाइन दर्शन बुकिंग, ये सब आ जाते हैं। पिलग्रिमेज जो है ना वो एक एज अ टूरिज्म प्रोडक्ट की तरह बन जाता है, जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट, सोवेनियर शॉप्स ये थ्राइव करती हैं इसके आसपास। देन यू हैव गंगा आरती वाराणसी में, इवनिंग आरती जो दशाश्वमेध घाट पे होती है, ठीक है। इसमें क्या है, स्पेशल आपकी वीआईपी टिकट्स लगती हैं, टूरिस्ट के लिए दी जाती हैं इनको। रिचुअल्स जो होते हैं ना वो बेसिकली क्या बन जाते हैं, सिर्फ देखने मात्र एक वो बन जाती है चीज़, और जिसको आप फोटोग्राफ करते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो टूरिस्ट के द्वारा, मतलब वहाँ पर आप फ़ोटोज़ बना ले रहे होते हो और वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, पर आपको उसके मतलब रिलीजियस उससे या स्पिरिचुअल उससे कोई मतलब नहीं होता है कई बार, ठीक है। देन यू हैव गोल्डन टेम्पल अमृतसर। जो आपके गोल्डन टेम्पल अमृतसर है वो उसके अराउंड मार्केट्स जो हैं जो कड़ा बेचती हैं, ब्रेसलेट वगैरह, मिनिएचर गोल्डन टेम्पल्स वगैरह, उसके रेप्लिकाज बेचते हैं, सिख लिटरेचर बेचते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो ऐसे पैकेज करके, ठीक है, एज अ सोवेनर्स वो विजिटर्स के सामने लेके आते हैं, ठीक है, या उनको दिए जाते हैं। देन यू हैव पशुपतिनाथ टेम्पल काठमांडू, तिरुपति बालाजी टेम्पल आंध्र प्रदेश, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई। पशुपतिनाथ टेम्पल जो काठमांडू में है, वेंडर्स जो हैं वो रुद्राक्ष की माला वगैरह बेचते हैं, शिवा स्टैचूज बेचते हैं और अदर हिंदू बुद्धिस्ट रिलीजियस आइटम्स टूरिस्ट को बेचते हैं, जो कि मेकिंग इट अ सेक्रेड साइट, आ शॉपिंग डेस्टिनेशन, मतलब इस सेक्रेड साइट को एक शॉपिंग डेस्टिनेशन में जो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इस इन चीज़ों से। देन यू हैव तिरुपति बालाजी टेम्पल आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर भी ऑनलाइन बुकिंग होती है, वीआईपी टिकट्स वगैरह मिलती हैं, और जो लड्डूज़ हैं वो एज अ प्रसाद पैकेज फॉर्म में टूरिस्ट को दिया जाता है, टूरिस्ट को बेचा जाता है कन्वीनियंस के लिए और टेम्पल रेवेन्यू जनरेशन के लिए। देन मदुरई टेम्पल है आपका, मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई में। यहाँ पर गाइडेड टूर्स हैं जो कि आपके टेम्पल के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, देन और रिचुअल्स को एज अ कल्चरल एक्सपीरियंस फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। सो ये सब आप लिख लेना। अब जैसे एग्जांपल है आपका नेचर पार्क्स के कमोडिफिकेशन का, क्या क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, गिर नेशनल पार्क गुजरात। अब इसमें आप 3-4 एग्जाम्पल्स लिख लेना। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो यहाँ पर कमोडिफिकेशन कैसे होता है नेचर पार्क का, कि इसमें बेसिकली जिम कॉर्बेट में आपका मार्केटेड एज अ प्रीमियर टाइगर साइटिंग डेस्टिनेशन विद ऑर्गेनाइज्ड जीप सफारीज, एलिफेंट सफारीज और हाई प्राइस लग्जरी फॉरेस्ट लॉजेस। मतलब जो टाइगर आपकी टाइगर साइट सीइंग है उसको क्या बना दिया है, उसका एज ए प्रोडक्ट बना दिया है कि वहाँ पर जीप सफारीज वगैरह भी हो रही है, एलिफेंट सफारी हो रही है, और लग्जरी होटल्स हैं वहाँ पर, लग्जरी फॉरेस्ट लॉजेस वगैरह हैं हाई प्राइस। देन यू हैव काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। एलिफेंट सफारीज ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं टूरिस्ट के लिए, ताकि वन हॉर्न राइनोसरस के क्लोजअप व्यू को वो देख सकें, जो कन्वर्ट करता है आपका वाइल्ड लाइफ इंटू कमर्शियल अट्रैक्शन को। रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान, ये आपका पॉपुलर है किसके लिए, टाइगर फोटोग्राफी टूर्स के लिए, जहाँ पर एक्सपेंसिव पैकेज होते हैं आपके, जो टारगेट करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और लग्जरी टूरिस्ट को। ऐसे ही नीचे के 2 पॉइंट्स आप लिख लेना, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क लिख लेना केरला का, इको टूरिज्म इनिशिएटिव है जो गाइड करता है आपका ट्रैकिंग को, ठीक है, और इसको एज अ वाइल्डनेस एक्सपीरियंस की तरह बेचा जाता है। बैलेंसिंग कंजर्वेशन फंडिंग विद लो इम्पैक्ट टूरिज्म। समरी एग्जांपल देखो, रिलीजियस साइट्स में ये सब आ जाएंगे और नेचर पार्क्स में ये सब चीज़ें आ जाएंगी, उसका एग्जांपल दे देना, ठीक है। होस्ट और गेस्ट पे नोट लिखना है।
टूरिज्म कल्चर पे नोट लिखना है और फूड और फेस्टिवल पे नोट लिखना है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का आपको लिखना है इसमें। टूरिज्म और गेस्ट क्या है? टूरिज्म में जो कॉन्सेप्ट है ना गेस्ट का, वो बहुत ही सेंट्रल है। टूरिस्ट को एक टेम्पररी गेस्ट के फॉर्म में देखा जाता है जो होस्ट कम्युनिटीज़ को विजिट करता है। गेस्ट और होस्ट की रिलेशनशिप एक फाउंडेशन बनाती है टूरिस्ट के एक्सपीरियंस का। गेस्ट हमेशा ना एक इकोनॉमिक बेनिफिट लेके आता है होस्ट के लिए, कैसे वो अकोमोडेशन पे स्पेंड करता है, फूड पे, ट्रांसपोर्ट पे और सोवेनिर्स पे। सो ये रिलेशनशिप ना सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, इसके कल्चरल और सोशल डायमेंशंस भी हैं। ट्रेडिशनली जो गेस्ट है ना वो ऑफन दे आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, और इंडिया में जो गेस्ट का कल्चर है ना वो तो ऐसा देखा गया है कि अतिथि देवो भव, गेस्ट इज़ लाइक गॉड। टूरिज्म में ये जो प्रिंसिपल है ना इसको कमर्शलाइज किया गया है टू प्रोवाइड गुड सर्विसेज एंड अट्रैक्ट रिपीट विजिट्स। हाउएवर मास टूरिज्म क्या करता है, बहुत बार ऑल्टर कर देता है इस रिलेशनशिप को। टूरिस्ट को कैसे देखा जाता है, एक कस्टमर के फॉर्म में देखा जाता है रादर देन ऑनर्ड गेस्ट, जो कि लीड करता है इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस को। कभी कभार कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं अगर टूरिस्ट जो है वो लोकल कस्टम्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो कि टेंशन क्रिएट कर देती है होस्ट और गेस्ट के बीच में। एग्जाम्पल देखो, राजस्थान में जो टूरिस्ट लोकल होम स्टेज पे विजिट करते हैं उनको एज अ गेस्ट मतलब ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे वो अपने ही हो, और वो लोकल ट्रेडिशंस वगैरह को अपना वो वहाँ के ऑब्जर्व कर सकते हैं राजस्थान में। बट वहीं आप गोवा पे बीच पे चले जाओगे तो टूरिस्ट को कंज्यूमर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, अपनापन नहीं है वहाँ पर कोई भी। सो गेस्ट जो होता है ना, गेस्ट का कॉन्सेप्ट टूरिज्म में ये इन्वॉल्व करता है ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी एंड मॉडर्न कमर्शियल सर्विस को, जो इन्फ्लुएंस करता है नेचर ऑफ इंटरेक्शन को टूरिस्ट और होस्ट कम्युनिटीज़ के बीच में। होस्ट और गेस्ट मीनिंग क्या है? होस्ट जो लोकल कम्युनिटीज़ में है आपका, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जो लोग रहते हैं वो होस्ट होते हैं, और गेस्ट जो होते हैं जो विजिट करते हैं उस प्लेस पे, ठीक है। की पॉइंट्स देख लो इसके। सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन टूरिज्म, टूरिज्म इन्वॉल्व करता है होस्ट और गेस्ट के बीच का इंटरेक्शन, जो कि आपका कोर बनाता है टूरिज्म एक्सपीरियंस का। होस्ट का रोल क्या है? ये आपकी सर्विस, फैसिलिटी, हॉस्पिटैलिटी और कल्चरल एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल है जैसे होटल स्टाफ है आपका, गाइड्स, आर्टिसंस है और लोकल रेजिडेंट्स हैं। फिर आता है आपका गेस्ट का रोल। टूरिस्ट जो होता है ना वो एज अ टेम्पररी आउटसाइडर विजिट करता है, जो लेजर, नॉलेज और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को सीख करता है। नेचर क्या है इस रिलेशनशिप का? ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन हॉस्पिटैलिटी, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मॉडर्न टूरिज्म हमेशा ऑफन जो है वो कमर्शलाइज करता है इस रिलेशनशिप को। फिर इसमें क्या क्या होता है? कल्चरल एक्सचेंज होता है। टूरिज्म आपकी एनेबल करता है ट्रेडिशन की शेयरिंग को, कस्टम्स को, लाइफस्टाइल को होस्ट और गेस्ट के बीच में। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? गेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में होस्ट के लिए बाय स्पेंडिंग, ठीक है। देन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कभी कभार डिफरेंस होता है बिहेवियर में, कल्चर में और वैल्यूज़ में, जो कि टेंशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं होस्ट और गेस्ट के बीच में। एग्जांपल देखो, केरला में जो होम स्टेज हैं वो टूरिस्ट को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे एज अ फैमिली। ऐसे ही आप गोवा के बीच पे चले जाओगे, टूरिस्ट को कैसे ट्रीट करेंगे एज अ कंज्यूमर। तो यहाँ पर चाहे केरला का लिख लेना, चाहे राजस्थान का एग्जाम्पल लिख लेना, सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, ठीक है। फिर आता है आपका फूड एंड फेस्टिवल। इम्पॉर्टेंस क्या है टूरिज्म में? फूड और फेस्टिवल आपके इंटीग्रल पार्ट हैं आपके कल्चर के, और मेजर रोल प्ले करते हैं टूरिज्म में। ये बेसिकली एक्ट करते हैं एज अ कल्चरल अट्रैक्शन, जो टूरिस्ट को ऑफर करते हैं ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ होस्ट कम्युनिटी। फूड एज कल्चरल एक्सप्रेशन, नीचे आ जाओ। फूड रिफ्लेक्ट करता है आपकी रीजनल आइडेंटिटी को, ट्रेडिशन को, हिस्ट्री को और लाइफस्टाइल को। टूरिस्ट क्या करते हैं, किस लिए विजिट करते हैं? ताकि वो लोकल कुजीन खा सकें। आप भी राजस्थान जाओगे तो ये तो सोचोगे ना कि मैं दाल बाटी चूरमा खाऊं, एक बार उनका लोकल कुजीन तो ट्राई करूँ ही मैं।
तो टूरिस्ट जो है ना वो लोकल कुजीन्स को सीख करते हैं ताकि वो ऑथेंटिक टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सकें। एग्जाम्पल देखो, टूरिस्ट जो पंजाब विज़िट करते हैं वो रिलिश करते हैं मक्के की रोटी पे और सरसों के साग पे इन केरला, ठीक है। और केरला में दे एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल सादिया सर्व ऑन बनाना लीव्स। सो ये एग्जांपल लिख लेना कि पंजाब में मक्के की रोटी सरसों का साग, केरला में सादिया होता है जो कि बनाना लीव्स पे सर्व किया जाता है, वो एक्सपीरियंस करना। देन कलिनरी टूरिज्म में बहुत सारा जो मैनी ट्रैवल स्पेसिफिकली टू एक्सप्लोर डिफरेंट फूड ट्रेडिशंस, कलिनरी टूरिज्म। देन एग्जांपल देखो, स्ट्रीट फूड टूर्स इन दिल्ली और मुंबई आर पॉपुलर अमंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट। फेस्टिवल्स एज टूरिज्म अट्रैक्शन, लास्ट क्वेश्चन है ये। जो फेस्टिवल्स जो होता है ना वो आपके रिलीजियस बिलीफ्स को, रिचुअल्स, म्यूज़िक, डांस, आर्ट और क्राफ्ट को दिखाता है। ये आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और आपकी जो कि कल्चरल इमर्शन को सीख करता है। एग्जाम्पल देखो, पुष्कर कैमल फेयर हो गया राजस्थान में, ये लाइव स्टॉक को कंबाइन करता है फॉक परफॉर्मेंस के साथ में, जो कि थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट इससे अट्रैक्ट होते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है इसका? फूड और फेस्टिवल एंड कल्चरल फेस्टिवल्स ये आपके इनकम जनरेट करते हैं लोकल वेंडर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। ये आपकी हॉस्पिटैलिटी को, ट्रांसपोर्ट को, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बूस्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका सोशल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। फेस्टिवल्स आपके बहुत बार क्या स्ट्रेंथन कर देते हैं? कम्युनिटी आइडेंटिटी को और कोहेशन को। फूड जो है ना, जो फेस्टिवल्स के टाइम ऑफ़र किया जाता है, इसके रिलीजियस और रिचुअल मीनिंग है, जैसे कि स्वीट्स जो दिवाली के टाइम दी जाती है, सेवइयाँ जो ईद के टाइम दी जाती हैं, इनके रिलीजियस और रिचुअल मीनिंग होते हैं। कमोडिफिकेशन रिस्क, पॉपुलर फेस्टिवल्स जो है ना बहुत सारे, वो कमोडिफाई किए हो जाते हैं या फिर उसको कमोडिफाई कर दिया जाता है और ये टूरिस्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं देन ट्रेडिशनल मीनिंग। एग्जाम्पल देखो, जैसे गोवा का कार्निवल है जो ओरिजिनली एक क्रिश्चियन फेस्टिवल है, अब ये क्या बन गया है? एक लार्ज स्केल टूरिस्ट इवेंट बन गया है विद परेड्स एंड म्यूजिक शोज, एनहेंसिंग टूरिस्ट एक्सपीरियंस। Experiencing local foods and festivals enhance tourist satisfaction and cultural understanding, जो क्रिएट करता है मेमोरेबल जर्नीज को। कंक्लूजन क्या है इसका? फूड एंड फेस्टिवल्स ये पावरफुल एलिमेंट्स हैं टूरिज्म के, जो कि इकोनॉमिक बेनिफिट और अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं कल्चरल एक्सचेंज के लिए, बट इनको सेंसिटिवली मैनेज करना चाहिए और ताकि ये अपनी ऑथेंटिसिटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस को मेंटेन करके रख सकें। सो दिस इज़ ऑल इन दिस। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये पेपर से पहले ज़रूर एक बार ये वाला देख जाना पार्ट, और पार्ट 2 आएगा इसका, वो भी देख जाना, ठीक है। चलो, टेक केयर।